असल यानी वास्तविक खुशी के बारे में कनाडा में एक शोध हुआ जिसके अनुसार धन या पैसे की अधिकता से ही व्यक्ति खुशी महसूस नहीं करता, बल्कि लोग अपना धन दूसरों पर खर्च करके ज्यादा आनंद महसूस करते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का भी कहना है कि चाहे खर्च की गई रकम छोटी ही क्यों ना हो, वो व्यक्ति को प्रसन्न करती है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना कमाता है, लेकिन लोगों ने दूसरों के लिए कुछ खर्च करने के बाद अपने भीतर ज्यादा खुशी महसूस की। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में परोपकार के महत्व को समझाया भी है और कहा भी है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दान से हाथ पवित्र होते हैं। तालाब में पानी इकट्ठा होने से वो सड़ने लग जाता है। पेट में खाया हुआ भोजन जमा होने पर गंदगी बढ़ती है और तकलीफें पैदा होती हैं। अगर तालाब का पानी खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है तो वो बेकार पानी भी सोना उगलने लग जाता है। प्रार्थना के लिए 100 बार हाथ जोड़ने के बजाय दान के लिए एक बार हाथ खोलना कहीं ज्यादा जरूरी है। यकीन मानिए, जो लोग दूसरों की जिंदगी रोशन करते हैं उनकी जिंदगी खुद रोशन हो जाती है। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। देश में ऐसी कई पॉजिटिव पहल हैं जो हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक साबित होती हैं। आइए आज सबसे पहले मिलते हैं ऐसी ही एक पहल करने वाली केरल की लक्ष्मी मेनन से। आए दिन हम अपने आसपास ना जाने कितनी चीजों को कचरा समझकर सड़क पर या उधर उधर पड़ा हुआ देखते हैं। हो सकता है हम भी कई बार ऐसी चीजों को वेस्ट समझकर फेंक देंगे, लेकिन केरल की लक्ष्मी मेनन की सोच हम सबसे बिल्कुल अलग है। अपनी क्रिएटिविटी के दम पर वो कचरे से न सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत का सामान बनाती हैं, बल्कि इससे सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को रोजगार भी मिला है। वोकल फॉर लोकल, पर्यावरण और रोजगार, इन सब का अद्भुत संयोजन है लक्ष्मी मेनन की कहानी। रोजगार सृजन, कचरा प्रबंधन और लोकल फॉर वोकल, इन तीनों का अद्भुत सम्मिश्रण है केरल की रहने वाली लक्ष्मी मेनन की कहानी, जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के दम पर न सिर्फ सैकड़ों लोगों को स्वाभिमान से जीने का हौसला दिया, बल्कि दुनिया की गंभीर समस्याओं में से एक पर्यावरण संकट से निपटने का रास्ता भी दिखाया। लक्ष्मी मेनन जानी मानी इनोवेटर हैं, जिनका मानना है कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, और उन्होंने इस बात को साबित भी किया है। I always feel that there is nothing called waste. It's only the way you look at it. So anything that we cannot find a value in, we shamelessly regard it as waste. I think it's just that our human intellect is not, crazy enough to come up with an utility for everything that we completely throw away as waste. If we can find utility in that, we can literally change the sustainability or the future of the world itself. We can create such a sustainable world if we can really come out with solutions where you can find a utility for the things that you normally regard as waste. कोविड-19 के गंभीर संकट से दुनिया जूझ रही है। पीपीई किट और मास्क का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके निर्माण के दौरान कितना मेडिकल वेस्ट निकलता है? लक्ष्मी ने अपने शोध में पाया है कि केरल में 900 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में 900 से अधिक कोविड सेंटर हैं, जहां हर सेंटर में 50 बिस्तर लगे हैं, जो मरीज के स्वस्थ होने के बाद बदले जाते हैं, जिनकी कीमत 500 से 700 रुपए है। इस दौरान ऐसे में कुछ ऐसे प्रोडक्शन सेंटर भी थे जहां बड़े पैमाने पर पीपीई किट का मेडिकल वेस्ट इकट्ठा हो रहा था। उनके रिसर्च के अनुसार एक छोटे प्रोडक्शन हाउस से भी 6 टन से ज्यादा मेडिकल वेस्ट निकल रहा था। यही नहीं, कोरोना के कारण मजदूर तबके की महिलाओं के सामने रोजगार का बड़ा संकट था, और यहीं से उन्हें शैया बनाने की प्रेरणा मिली। क्या आप जानते हैं रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले पेन से कितना प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है? इन्होंने कागज के मैजिक पेन को बनाया, जिसकी खासियत ये है कि इनमें बीज होता है। पेन को इस्तेमाल करने के बाद अगर आप फेंक भी दें तो वहाँ पौधे का जन्म होगा, जो बाद में हरा भरा पेड़ भी बन सकता है। ये कागज भी प्रिंटिंग प्रेस के रद्दी से उठाए जाते हैं। इनके उत्पादों के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश का नोट भी होता है, और इसके लिए बहुत से बुजुर्ग दिव्यांग लोग इनके प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, जिनकी आजीविका का माध्यम यही है। ये चेकुट्टी गुड़िया है,
बहुत ही लोकप्रिय और आपने सुना भी जरूर होगा, जो मलयाली परिवारों का आज हिस्सा बन गई है। आपको याद होगा कुछ समय पहले केरल में बाढ़ आई थी। बुनकरों का गांव चेदमंगलम में टनों कपड़ा बर्बाद हो गया और जो कपड़ा बर्बाद हुआ उन्हीं कपड़ों से बनाया गया चेकुट्टी डॉल और आज ये केरल के हर घर का हिस्सा है। लक्ष्मी मेनन को इनके इन सराहनीय नवाचारी प्रयासों के लिए अब तक अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और अब बात उस चुनौती की जिसका सामना हम सब फिलहाल कर रहे हैं, और वो है कोविड की चुनौती। हाल ही में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और पिछले एक हफ्ते में अगर देखें तो औसत दैनिक मामलों में लगभग 485% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच टीकाकरण का काम भी तेजी से हो रहा है, लेकिन कोविड के इस दौर में क्या करें क्या ना करें, इसे लेकर कहीं जरूरत से ज्यादा जानकारियां भी उपलब्ध हैं और इनमें से कई भ्रामक और गैर जरूरी भी हैं। ऐसे में हमारी कोशिश है कि आप तक कोविड से जुड़ी सही जानकारी ही पहुंचे। आज कोविड पर, खासकर इम्यूनिटी को लेकर चर्चा पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रही हैं। हमारे साथ हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुजाता कदम, जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की डीन है। स्वागत है आपका प्रोफेसर कदम और शुक्रिया संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर कदम, मैं शुरुआत करूंगी और ये सबसे पहले समझना चाहूंगी कि अब तक कोविड से जुड़ी जो भी जानकारियां सामने आई हैं, उसके बाद आयुर्वेद का नजरिया क्या कहता है कोविड महामारी को लेकर, अभी चल रहे इस दौर को लेकर, क्या ये तीसरी लहर है? जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि कोविड को लेकर या कोविड जैसी और भी जो बीमारी है, जिसे हम लोग कम्युनिकेबल डिसीजेस बोल सकते हैं, कि जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होते हैं, तो आयुर्वेद में ग्रॉसली दो व्याधियां जो होती है उसके दो विभाग में वो बढ़ती है, जैसे निज और आगंतुक। निज मतलब शरीर में जो बदलाव होते हैं उसकी वजह से जो व्याधियां हो रही हैं वो, और आगंतुक मतलब बाहर के किसी कारण से की वजह से शरीर में जो बीमारी होती है, उसमें चाहे वो पानी से हो, चाहे हवा से हो, या चाहे ट्रॉमा हो, या बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीजेस हो, तो ये आगंतुक प्रकार की व्याधि है। और आयुर्वेद में जनपदोध्वंस, जैसे कि पैंडेमिक को जनपदोध्वंस बोला है। जनपदोध्वंस मतलब जिसमें बहुत सारे पॉपुलेशन अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये कोरोना जो ऐसी बीमारी है जो हमें आज तक पता चला है कि ये एक साथ बहुत सारा बड़ा पॉपुलेशन अफेक्ट कर रही है, पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं। तो जनपदोध्वंस व्याधियां आयुर्वेद में भी उसका वर्णन है, और ये बताया गया है कि जो भी कम्युनिकेबल डिसीजेस है वो कैसे स्प्रेड होते हैं। तो ये प्रसंगात, गात्र संस्पर्शात, सहभोजनात, मतलब ये कारण आयुर्वेद ने भी बताया है कि जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है वो कैसे स्प्रेड होते हैं। तो प्रसंगात मतलब किसी कारण की वजह से बहुत एक स्थान पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। गात्र संस्पर्शात मतलब फिजिकल टच है, या सहभोजनात एक साथ एक प्लेट में हम लोग खाना खा रहे हैं, या शैया एक साथ रह रहे हैं। तो इस वजह से ये बीमारी जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है वो ये फैलती है। तो कोरोना ऐसी ही बीमारी है जो ऐसी सारे लोगों को पता है कि अभी इसका स्प्रेड कैसे हो रहा है। तो आयुर्वेद में ये सारी चीजें वर्णन है, और इसीलिए आयुर्वेद का जो भी उपाय बताया है उसी से हम लोग ये बच भी सकते हैं इस बीमारी से। ठीक है, तो एक तो आप बच सकते हैं, आयुर्वेद में उपाय बताए गए हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं, और कहा भी जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी आप अपने आप को जितना प्रिवेंट कर रखेंगे किसी भी बीमारी से वो ज़्यादा बेहतर होगा। और कोविड का ये जो दौर है प्रोफेसर कदम, उसने एक बात हमें जो समझाई है वो है स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता। लोगों को ये समझ आया है कि खुद की सेहत को ठीक रखना कितना ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बनाकर रखना कितना ज़रूरी है, और इसे लेकर कहीं ना कहीं जानकारी उपलब्ध है जो कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा है, कहीं कहीं भ्रामक भी है। आपके नज़रिए से, आयुर्वेद के नज़रिए से, कितना हमारे अपने हाथ में है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखना? जी जरूर, हमारे हाथ में जरूर ये सारी चीजें हैं।
रोग प्रतिकारक क्षमता बनाए रखना बहुत जरूरी ही है, क्योंकि आयुर्वेद ने भी यही बताया है कि जिसका बल कम हो, शरीर का बल कम हो, वो लोग इससे बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। तो अपने शरीर का बल बढ़ाना मतलब व्याधि क्षमत्व बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। और ये हम लोग व्याधि क्षमत्व बढ़ाने के लिए 2-3 चीजें हम लोग कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। बहुत अच्छा खाना लेना जरूरी है, जो खाना खाना फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो और होममेड हो, एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड खाना और अच्छे से न्यूट्रिशियस जिसमें चीजें हो, ये खाना सुबह शाम बहुत जरूरी है। मतलब अपने जो भी अग्नि है उसके बल के अनुसार खाना, रेस्ट और व्यायाम, ये तीन चीजें बहुत ही जरूरी है कि ये प्रॉपरली अगर हम लोग करें तो हमारा शरीर बल बहुत अच्छा रहता है और किसी भी व्याधि से हम लोग बच सकते हैं। और उसके साथ में कुछ हम लोग दवाई का भी इसमें हेल्प ले सकते हैं, बट ओनली दवाई कैन नॉट हेल्प। उसमें हम लोग डाइट, रेस्ट और अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखना ये जरूरी है। उसके साथ में दवाई हमें व्याधि बल बढ़ाने के लिए और रसायन औषधि व्याधि बल बढ़ाने के लिए मदद करती है। रसायन औषधि जो मैं बोल रही हूँ, तो ये रसायन मतलब जो अपने शरीर धातु जो अच्छी तरह से फॉर्म करने में मदद करे और इम्यूनिटी बूस्टर हो, ये औषधि हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि अभी आजकल हम लोग दिसंबर और जनवरी फरवरी महीना जो चल रहा है, उसमें आंवला बहुत अच्छे से मिलता है बाजार में, तो डेली एक आंवला हम लोग खा सकते हैं। उससे कि सारे लोग जानते हैं कि आंवले में विटामिन सी बहुत रिच है और आयुर्वेद के अनुसार ये बहुत अच्छी रसायन औषधि है जो कि हम लोग डेली कंज्यूम कर सकते हैं। आंवला, अश्वगंधा, मुलेठी, ये सारी चीजें ऐसी है कि हम लोग इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए उसकी मदद ले सकते हैं। बट सबसे बहुत जरूरी बात है कि हम लोग अच्छा सेहतमंद खाना खाएं, अच्छी तरह से रेस्ट ले, मतलब निद्रा अच्छी तरह से हो हमारी, और व्यायाम हम लोग हमेशा फिजिकल एक्टिविटी करते रहे। ठीक तो है। ये बहुत जरूरी है। और बहुत सारी प्रिवेंटिव चीजें आयुष मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की थी आयुर्वेदा की, जो भी चीजें हम लोग इम्यूनिटी बूस्टिंग इसमें इस्तेमाल, ये जो कोविड पैंडेमिक अभी थर्ड लेयर चल रही है, उसमें हम लोग इसे कंज्यूम करके हम हमारी इम्यूनिटी और बढ़ाने के लिए, और ये चीजें एंटीवायरल भी है, तो कोरोना को दूर रखने के लिए बहुत कामयाब है। उसमें आयुष क्वाथ या हर्बल टी जो हम लोग अभी पॉपुलर है सारी जगह, तो ये डेली हम लोग ले सकते हैं, जो कि बना है तुलसी, ड्राई जिंजर और दालचीनी और ब्लैक पेपर, ये इन चीजों से ये बना है। तो ये हम लोग डेली सुबह उठ के उसका पान कर सकते हैं एज ए टी की तरह। ये इसमें हम लोग स्वादानुसार नींबू या शहद या गुड़ डाल के वो डेली सुबह कंज्यूम कर सकते हैं। एंड गोल्डन मिल्क जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कि हल्दी वाला दूध, ये हमें न्यूट्रिशियस भी है दूध, और हल्दी उसमें ऐड करके हम लोग उसको, हल्दी बहुत अच्छी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हल्दी में है, तो और इम्यूनिटी बूस्टर है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और कोरोना में फाइट करने के लिए अगेंस्ट कोरोना ये बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। ठीक है। तो इन चीजों का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी पीना दिन भर ये बहुत जरूरी है, और हल्दी और नमक से गरारे करना, क्योंकि देखिए कोरोना पता है हमें कि थ्रू नेजल रूट या थ्रू ओरल रूट अंदर जाता है। तो अगर सुबह उठ के हम लोग हल्दी और नमक की गरारे करें, तो जो भी वायरस ने अगर हमारे गले में है, तो वो हम लोग उसको थोड़ा सा उसका जो प्रभाव है वो कम करने में कामयाब होते हैं। ठीक है। और बाहर से कहीं अगर बाहर जाना हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, बहुत सारे फंक्शंस और ये सारी चीजों में गैदरिंग में ना जाए या गैदरिंग ना करे, ये गवर्नमेंट चाह रही है सारे लोगों से, तो वो करे ही। बट अगर कुछ काम के लिए या किसी
इमरजेंसी चीज के लिए बाहर जाना भी पड़े, हाँ। तो आने के बाद में स्टीम लेना या गार्गल्स करना हल्दी और नमक के पानी से, वो ये बहुत मददगार हो जरूरी सकता है। इससे हम लोग, वो वायरस अगर अंदर गया भी है जी। तो थोड़ा डीएक्टिवेट होने में उसकी मदद होती जी प्रोफेसर कदम, आपने अभी प्रिवेंशन को लेकर बातें जो बताई हैं, इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी जो पोस्ट कोविड हम कहें इफ़ेक्ट्स रहे हैं, जो असर रहा है वो भी लोगों को परेशान कर रहा है और समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि ये कब तक रहेगा या फिर इससे कैसे हम अपने आप निपट सकते हैं। किसी के बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो किसी को थकान जल्दी हो रही है। इस तरह से कोविड से ठीक होने के बाद भी लोगों को कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो ये इसे लेकर आयुर्वेद किस तरह से मदद कर सकता है? हमारे संस्थान में भी बहुत सारे पोस्ट कोविड लोग पोस्ट कोविड सिम्टम्स लेके आते हैं और बहुत सारे सिम्टम्स जैसे आपने बताया कि बाल झड़ना, फटीग, जॉइंट पेन, ये बहुत सारी चीजें लोगों को है और हमने इसके लिए यहाँ पोस्ट कोविड एक सेपरेट ओपीडी भी शुरू की है, तो इसमें लोग आते हैं। ये मैं बताना चाहूंगी कि एक तो मेंटल स्ट्रेस है लोगों के ऊपर, एक तो पैंडेमिक का थोड़ा डर है और जब कोविड होता है तो एक लंबे समय तक स्ट्रेस में वो पर्सन रहता है, तो उसका डेफिनेटली असर पूरे बॉडी फिजियोलॉजी पे होता है। तो वो जल्दी हम लोग उससे बाहर आए, योगा और मेडिटेशन का साथ ले और जैसे कि मेडिटेशन से हम लोग खुद को स्ट्रेस और एंजाइटी से बच सकते हैं और स्टेबल करने में कामयाब होते हैं। और जो लंबे समय तक कुछ अगर बहुत दिन तक फीवर रहा या खांसी रही या सोर थ्रोट, सर्दी, ये जो सिम्टम्स थे उसकी वजह से डाइजेशन बॉडी का थोड़ा हैम्पर हो जाता है और फीवर में बहुत बार न्यूट्रिशियस डाइट लेना पॉसिबल नहीं होता, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। टेस्ट चला गया था सेकेंड वेव में, बहुत मतलब टेस्ट जाना, ये बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम था, तो खाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए थोड़ा बॉडी में जो बल है वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए लंबे समय तक फटीग रहना। बट जितनी जल्दी हो सके, मतलब थोड़ा थोड़ा बट न्यूट्रिशियस खाना इसके लिए जरूरी है और थोड़ा इसके साथ में एक्सरसाइज जितना हो सके उसका जोड़ देना इसमें जरूरी है और डॉक्टर की सलाह से उसके अगर ज्यादा ग्रेव सिम्टम्स है तो उसके लिए मेडिसिन की सहायता लेना भी जरूरी है। तो इससे हम लोग मतलब अच्छे डाइट पे जल्दी से आए, अपना डेली रूटीन एक्टिविटी एंड योगा प्राणायाम की मदद लेके स्ट्रेस से बाहर निकले, ये बहुत जरूरी है और कुछ दवाइयों की मदद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर सुजाता कदम, ये तमाम जरूरी जो जानकारी है उस पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाते जाते आपको ले चलते हैं ओडिशा के पुरी के समुद्र तट पर। कोविड टीकाकरण के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने और महामारी के खिलाफ व्यवहार संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने के उद्देश्य से प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर एक रेत से कलाकृति बनाई है। इसके जरिए उन्होंने लोगों से वैक्सीन लेने और कोविड-19 के उचित व्यवहार का पालन करने की अपील भी की है। अब बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास भी। What were the reasons that China withheld its horses after the Galwan standoff? They are very clear that India is not a country which can be just, considered that it is a walkover. It's a powerful country. Chinese are looking at India to react in a manner in which they should allow the Chinese growth and the stature to come up as #1 acknowledged power in the world. Watch our special presentations in The Defenders only on Sunset TV.
हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 8 जनवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 8 जनवरी वर्ष 1942 में स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ। वे एक विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र के शोध निर्देशक थे। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अहम योगदान दिया। उन्हें लुकासियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। हॉकिंग मोटर न्यूरॉन रोग से पीड़ित थे। 90% विकलांग होने के बावजूद उनकी क्षमता का लोहा पूरी दुनिया ने माना। उनके शोध कार्यों के कारण उन्हें न्यूटन और आइंस्टाइन के बराबर माना जाता है। 8 जनवरी वर्ष 1961 में अल्जीरिया की स्वाधीनता को लेकर फ्रांस में जनमत संग्रह करवाया गया। इस जनमत संग्रह में 75% लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया। हालांकि फ्रांस के बजाय अल्जीरिया में किए गए जनमत का मतदान प्रतिशत 69 ही था। शुरुआत में बहुत अधिक संख्या में लोगों ने आज़ादी के पक्षधर गुट FLN के कहने पर जनमत संग्रह का बहिष्कार किया। बेन बेला के नेतृत्व में FLN ने फ्रांसीसी औपनिवेशकों के खिलाफ सालों से गुरिल्ला युद्ध छेड़ा हुआ था। इसके कारण फ्रांस में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। अंत में वर्ष 1962 में अल्जीरिया एक आजाद देश बन गया। और अब बात करेंगे टेक्नोलॉजी से जुड़ी हमारी क्लास की। आज के समय में जिसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है इंटरनेट। और जब हम अपने फोन, कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस में इंटरनेट चलाते हैं तो हम ज्यादातर वाईफाई का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब हम वाईफाई की दुनिया से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी की दुनिया में लाईफाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि वाईफाई से कहीं ज्यादा तेज और तमाम खूबियों से लैस है। क्या है लाईफाई और कैसे करता है ये काम, आइए देखते हैं। बल्ब ऑन होते ही आपको मिलेगी तेज इंटरनेट की सुविधा। जी हाँ, इस टेक्नोलॉजी का नाम है लाईफाई। लाईफाई क्या है? लाईफाई का फुल फॉर्म है लाइट फिडेलिटी। लाईफाई VLC यानी कि विजिबल लाइट कॉन्सेंट पर संचालित होती है। दरअसल लाईफाई भी वाईफाई की तरह ही एक इंटरनेट प्रोवाइडर टेक्नोलॉजी है। जैसा कि आप जानते हैं कि वाईफाई रेडियो वेव के माध्यम से काम करती है, जिसमें हम बिना किसी तार के इंटरनेट चलाते हैं और डेटा को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन लाईफाई टेक्नोलॉजी में LED लाइट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें लाइट के जरिए डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए इसकी स्पीड भी लाइट के जितनी ही तेज है। यानी ये वाईफाई से 1000 गुना ज्यादा तेज है। यानी लाईफाई 1 सेकंड में 1000 MB तक डेटा भेज सकता है। लाईफाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए घर या ऑफिस में बल्ब लगाए जाएंगे। बल्ब की एक निर्धारित रेंज होगी। ठीक इसी प्रकार बड़े क्षेत्रों में बहुत सारे लाईफाई बल्ब लगाए जाएंगे। अगर आप उस क्षेत्र में कहीं भी आना या जाना करेंगे तो आपका डिवाइस खुद ही इंटरनेट को स्विच कर जाएगा। जब हम वाईफाई में एक ही समय में कई सारे डिवाइस पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार ये होता है कि स्पीड जो है वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन लाईफाई में आप एक ही समय पर कई डिवाइसेस को बेहिचक चला सकते हैं, वो भी फुल स्पीड के साथ। लाईफाई में सिग्नल जाने की संभावना ना के बराबर है। ये विजिबल लाइट टेक्नोलॉजी पर काम करता है, यानी कि जितने हिस्से में लाइट होगी ये उतने हिस्से में काम करेगा, जिससे कोई भी व्यक्ति हमारा डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही कोई हैक कर सकता है। यानी कि वाईफाई के मुकाबले ये कहीं ज्यादा सुरक्षित है। और आइए अब एक नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद सुबह 9 बजे से आप देख सकते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम संसद संवाद। शाम के कार्यक्रमों की बात करें तो 7 बजे देखना ना भूलिए समसामयिक मुद्दों पर चर्चा पर आधारित कार्यक्रम मुद्दा आपका। शाम 7:30 बजे देखिए कैबिनेट दिस वीक, जिसमें बात होगी कैबिनेट से जुड़े अहम फैसलों की। रात 8 बजे देखिए दिन भर की बड़ी खबरों पर आज की खबर। रात 8:30 बजे देखिए न्यू इंडिया डिबेट। 9 बजे आप देख सकते हैं द डिफेंडर्स और 9:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव। रात 10 बजे आप देख सकते हैं असेंबली डिबेट। और अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का और जाते जाते बात आज के कलाकार की। भारतीय शास्त्रीय संगीत का शीर्षस्थ महोत्सव विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह में फ्रांस के मार्टिन डिवाइस ने समा बांध दिया। मार्टिन के गायन वादन में भारतीय शास्त्रीय संगीत की झलक भी दिखाई दी। अफ्रीकन लोक संगीत से भी उन्होंने लोगों को रूबरू करवाया। चलते चलते देखिए उनकी आकर्षक प्रस्तुति की कुछ झलकियां और मुझे दीजिए इजाजत। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।
Stop.